कहाँ तक हो गया था? अच्छा, फिजिकल प्रॉपर्टीज को देख लिए थे और क्वेश्चन भी देखे थे कुछ 13 नंबर तक। तो 13 नंबर तक क्वेश्चन भी हो गया। तो हम लोग मेटल चैप्टर पढ़ रहे हैं। प्रकृति में जो मूल पदार्थ है, प्रकृति का जो फंडामेंटल मैटर है, मूल पदार्थ है, तत्व, उन तत्वों की संख्या 118 है और 118 तत्वों को धातु और अधातुओं में बांटा गया है। और तत्वों को धातु और अधातु में जो बांटा गया है वह गुणों के आधार पर बांटा गया है, गुणों के आधार पर। तो इसलिए उन तत्वों में हम धातु को पहचान पाए, इसके लिए जरूरी है कि हम धातु के गुणों को समझे कि धातु में क्या क्या गुण होते हैं। धातु के गुणों को भी दो कैटेगरी में बांटकर पढ़ा जाता है, एक भौतिक गुण और दूसरा रासायनिक गुण। पिछले क्लास में हम धातु के भौतिक गुणों का जिक्र किए थे, फिजिकल प्रॉपर्टीज का जिक्र किए थे। हम देखे थे कि धातु के परमाणु के अंतिम कक्षा में 1 या 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं जिसको वो त्याग कर धन आयन बनाना चाहते हैं। धातु कठोर होते हैं, धातु आघात वर्धनीय और तन्य होते हैं। धातु में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाने के कारण वे ऊष्मा और विद्युत के सुचालक होते हैं। उनका घनत्व अधातुओं से ज्यादा होता है। धातुओं का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी अधातुओं से ज्यादा होता है। ये कुछ भौतिक गुण था जिसका हम जिक्र किए थे। आज हम धातु के रासायनिक गुणों की चर्चा करेंगे। तो आइए देख लेते हैं कि धातु के रासायनिक गुण क्या है, केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है। रासायनिक गुणों का अध्ययन, अब एक लड़का बोल रहा है कि देखिएगा ऑनलाइन कट न जाए। अब हम जानबूझकर तो नहीं काट देते हैं, लेकिन कट जाएगा तो हम रोकेंगे क्लास नहीं। इसीलिए रिकॉर्डिंग मोड में क्लास है ना, तो लाइव में पता नहीं रोशन सर बोले कि हैक कर लेता है, बीच बीच में क्लास चलते रहता है और कुछ कोचिंग वाला सब पीछा लगल है, वो बीच में कुछ व्यवधान डाल रहा है। फायदा क्या होता है? फायदा यही होता है कि क्लास, ऑनलाइन क्लास डिस्टरबेंस हो जाता है और आजकल ज्यादा लोग ऑनलाइन कर रहा है। तो रासायनिक गुणों के अंतर्गत हम ये देखते हैं कि पदार्थ अन्य पदार्थों के साथ किस प्रकार रासायनिक अभिक्रिया कर रहे हैं। तो आइए धातु के रासायनिक गुणों की चर्चा करते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि क्या धातु की अभिक्रिया, क्या मेटल की अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ होती है, क्योंकि ऑक्सीजन समान सी गैस से जो लगभग सबसे अभिक्रिया करता है। तो धातु ऑक्सीजन से किस प्रकार अभिक्रिया करते हैं, पहले इसको समझ लेते हैं। तो धातुओं की अभिक्रिया जब ऑक्सीजन के साथ होती है, जैसे सोडियम की अभिक्रिया जब ऑक्सीजन के साथ होती है
तो सोडियम मोनोक्साइड बनता है। क्या बनता है? सोडियम मोनोक्साइड बनता है। मैग्नीशियम की अभिक्रिया जब ऑक्सीजन से होती है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। लोहा की अभिक्रिया जब ऑक्सीजन के साथ होती है तो लौ ऑक्साइड बनता है, लौ ऑक्साइड बनता है। तो धातु जो है वह ऑक्सीजन से अभिक्रिया करते हैं और फिर ऑक्साइड का निर्माण करते हैं। समीकरण बैलेंस नहीं है, बैलेंस करने के लिए आपको पता ही है क्या करना है। जैसे 2 सोडियम इधर है तो 2 इधर कर दिए, लेकिन ऑक्सीजन जो है आपको उधर कितना है? 1 है, इधर कितना है? तो ऑक्सीजन को कितना करना पड़ेगा? 2, और अब सोडियम को कितना करना पड़ेगा? 4। तो बैलेंस करने की कोई दिक्कत है नहीं, आप जान रहे हैं कि बैलेंस कैसे होता है। तो बैलेंस हम नहीं करेंगे, इक्वेशन बिल्कुल सही, आप ये मानकर चलिए। तो धातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया करते हैं और ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड का निर्माण करते। सोडियम ऑक्सीजन से अभिक्रिया किया, सोडियम ऑक्साइड बनाया। मैग्नीशियम ऑक्सीजन से अभिक्रिया किया, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया। लोहा ऑक्सीजन से अभिक्रिया, लौह ऑक्साइड बनाया। थोड़ा यहां ध्यान दीजिए, इसको हम सोडियम मोनोक्साइड पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? सोडियम मोनोक्साइड पढ़ते हैं। तो धातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया करते हैं और ऑक्साइड बनाते हैं। अब यहां पर एक बात और याद रखनी है कि धातु जो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ऑक्साइड बनाते हैं, धातु जो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ऑक्साइड बनाते हैं, तो धातु के ऑक्साइड जल में, धातु के ऑक्साइड जल में घुलनशील होते हैं या फिर अघुलनशील होते हैं। घुलनशील होते हैं या फिर अघुलनशील होते। तो धातु जो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके, जैसे कि सोडियम ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके सोडियम मोनोक्साइड बनाता है, क्या ये सोडियम मोनोक्साइड जल में घुलनशील है? बिल्कुल, ये जल में क्या होते हैं? घुलनशील होते हैं। सोडियम ऑक्साइड को आप जल में घुलाइएगा, ये जल में घुल जाएगा और बनाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या बनाएगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो धातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया करते हैं और अभिक्रिया करके जो ऑक्साइड बनाते हैं वो ऑक्साइड जल में घुलनशील भी होते हैं, लेकिन सभी धातु के ऑक्साइड जल में घुलनशील नहीं होते हैं। आपने लोहा की अभिक्रिया अगर ऑक्सीजन से करवाया तो लौह ऑक्साइड बनाया, Fe3O4 बनाया, लेकिन लौह ऑक्साइड जो है, लौह ऑक्साइड जो है वह जल में घुलनशील नहीं है। यह जल में क्या है? अघुलनशील है। यह जल में क्या है? अघुलनशील है। तो धातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके जो ऑक्साइड बनाते हैं उनमें कुछ ऑक्साइड जल में घुलते भी हैं और कुछ ऑक्साइड जल में नहीं भी घुलते। धातु के सारे ऑक्साइड जल में घुलनशील है? नहीं। क्या धातु के सारे ऑक्साइड जल में नहीं घुलते हैं? नहीं। धातु के कुछ ऑक्साइड जल में घुलते हैं, कुछ ऑक्साइड जल में नहीं घुलते। जैसे लोहा का ऑक्साइड नहीं घुलते हैं, उसी तरह एल्युमिनियम का ऑक्साइड नहीं घुलते हैं, उसी तरह जिंक का ऑक्साइड नहीं घुलते हैं। क्लियर हो गया? बात समझ गए? कोई दिक्कत नहीं। अब एक बात ये भी समझना होगा दोस्तों कि धातु जैसे सोडियम ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके सोडियम मोनोक्साइड बनाया, एल्युमिनियम ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके एल्युमिनियम ऑक्साइड बनाया, मैग्नीशियम ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया, ठीक है ना। कैल्शियम ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके कैल्शियम ऑक्साइड बनाया। ये आप देख ही रहे हैं कि धातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया करते हैं, बिल्कुल करते हैं, तो क्या बनाते हैं? ऑक्साइड बनाते हैं।
क्या धातु के ऑक्साइड जल में घुलते हैं? बिल्कुल, कुछ ऑक्साइड घुलते हैं, कुछ ऑक्साइड नहीं घुलते हैं जल में। तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि हम कैसे जानेंगे कि कौन ऑक्साइड घुलता है और कौन ऑक्साइड नहीं घुलता है? तो इसका सबसे, आप पीरियोडिक टेबल पढ़ चुके हैं ना? तो वर्ग 1 में क्या है? वर्ग 1 में है आपका क्या? क्षारीय धातु। वर्ग 1 में क्या है? वर्ग 2 में क्या है? वर्ग 2 में क्या है? क्षारीय मृदा धातु है, क्षारीय मृदा धातु। अब ये बताने की जरूरत नहीं है, क्षारीय धातु जैसे कि सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, क्षारीय मृदा धातु कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया। तो जब हम बात करते हैं क्षारीय धातु का और क्षारीय मृदा धातु का, इनके जो ऑक्साइड होते हैं, इनके जो ऑक्साइड होते हैं वे जल में क्या होते हैं? घुलनशील होते हैं। जल में क्या होते हैं? सोडियम ऑक्साइड जल में घुलनशील होते हैं, पोटेशियम ऑक्साइड जल में घुलनशील होते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड जल में घुलनशील होते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड जल में घुलनशील होते हैं। लेकिन इसके अतिरिक्त जो संक्रमण तत्व वाला धातु है, जैसे लोहा, एल्युमिनियम, क्रोमियम, मैग्नीज, सीसा, ये सब जो धातु है, ये सब के धातु के ऑक्साइड जल में घुलते नहीं है। क्रोमियम ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके क्रोमियम ऑक्साइड बनाता है, वो जल में नहीं घुलते हैं। लोहा ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके लोहा ऑक्साइड बनाता है, वो जल में नहीं घुलते हैं। एल्युमिनियम का ऑक्साइड जल में नहीं घुलता है, जिंक का ऑक्साइड जल में नहीं घुलता है। तो क्षारीय धातु के ऑक्साइड जल में घुलते हैं, बिल्कुल घुलते हैं। क्षारीय मृदा धातु के ऑक्साइड जल में घुलते हैं, घुलते हैं। लेकिन जो संक्रमण तत्व है, आवर्त सारणी के वर्ग 3 से 12 में जो धातु है, उनके ऑक्साइड जल में नहीं घुलते, उनके ऑक्साइड जल में नहीं घुलते। क्लियर? अब ये बताने में आप सक्षम है कि न कौन ऑक्साइड जल में घुलेगा, कौन ऑक्साइड जल में नहीं घुलेगा? नहीं बताने के सक्षम है तो आप तो ये जान रहे हैं कि ये चारों जल में क्या होगा, मतलब इन चारों को ऑक्साइड जल में घुलेगा। क्लियर? अब आइए एक चीज की और पहचान करनी है दोस्तों, कि धातु के जो ऑक्साइड होते हैं, जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड, जैसे लौ ऑक्साइड, जैसे सोडियम मोनोक्साइड, जैसे पोटेशियम ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड कि तो ये सब ऑक्साइड की प्रकृति क्या होती है? ये अम्लीय होते हैं कि क्षारीय होते हैं? तो ध्यान दीजिए, धातु के जो ऑक्साइड है, ऑक्साइड की प्रकृति या तो अम्लीय हो सकती है, ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय हो सकती है, ऑक्साइड की प्रकृति उभयधर्मी हो सकता है। क्या हो सकता है? उभयधर्मी, यानी कि एम्फोटेरिक। उभयधर्मी यानी कि एम्फोटेरिक। तो भिन्न भिन्न ऑक्साइड जो है अम्लीय गुण दर्शाते हैं, क्षारीय गुण दर्शाते हैं, उभयधर्मी गुण दर्शाते हैं। लेकिन जब धातु के ऑक्साइड की बात करिएगा तो धातु का ऑक्साइड क्षारीय होते हैं, धातु के ऑक्साइड एम्फोटेरिक होते हैं, लेकिन धातु के ऑक्साइड अम्लीय नहीं होते। धातु के ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय होती है, कुछ धातु के ऑक्साइड की प्रकृति एम्फोटेरिक होती है, उभयधर्मी होती है। और ध्यान दीजिएगा, कुछ ऑक्साइड ऐसे हैं जो कभी अम्लीय गुण का प्रदर्शन करते हैं तो कभी क्षारीय गुण का प्रदर्शन करते हैं। ऐसे ऑक्साइड जो अम्लीय क्षारीय दोनों गुणों का प्रदर्शन करते हैं उसे क्या कहते हैं? एम्फोटेरिक कहते हैं। ऐसे ऑक्साइड जो अम्लीय क्षारीय दोनों गुणों का प्रदर्शन करते हैं उसे क्या कहते हैं? उभयधर्मी। यानी उभयधर्मी ऑक्साइड अम्लीय गुण का भी प्रदर्शन करते हैं और क्षारीय गुण का, लेकिन एक साथ नहीं। वो जहां अम्लीय गुण का प्रदर्शन करेगा वहां केवल अम्लीय गुण का प्रदर्शन करेगा, जहां क्षारीय गुण का प्रदर्शन करेगा वहां केवल क्षारीय गुण का प्रदर्शन करेगा। तो धातु के ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय मिलेगा, धातु के ऑक्साइड की प्रकृति उभयधर्मी होगी, लेकिन कभी भी धातु के ऑक्साइड की प्रकृति अम्लीय नहीं हो सकता। किसी भी कंडीशन में धातु के ऑक्साइड की प्रकृति अम्लीय नहीं हो सकता।
अब ध्यान दीजिए कि अधिकांश धातु के ऑक्साइड की प्रकृति क्या होती है? अधिकांश धातु का ऑक्साइड की प्रकृति क्या होती है? क्षारीय। लेकिन कुछ धातु के ऑक्साइड की प्रकृति क्या होती है? उभयधर्मी। इसलिए उभयधर्मी ऑक्साइड के बारे में आपको याद रखना पड़ेगा कि ये सब धातु के ऑक्साइड की प्रकृति क्या है? उभयधर्मी में आप सबसे पहले याद रखना पड़ेगा एल्युमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, बेरिलियम ऑक्साइड, उसके बाद लेड ऑक्साइड। ये जो एल्युमिनियम ऑक्साइड है इसकी प्रकृति क्या होती है? उभयधर्मी। जिंक ऑक्साइड की प्रकृति क्या होती है? उभयधर्मी। बेरिलियम ऑक्साइड की प्रकृति क्या होती है? उभयधर्मी। लेड ऑक्साइड की प्रकृति क्या होती है? उभयधर्मी। बाकी जो क्षारीय धातु है और क्षारीय मृदा धातु, क्षारीय मृदा धातु, उन दोनों धातु के ऑक्साइड की प्रकृति क्या होती है? क्षारीय होती है। मैग्नीशियम ऑक्साइड क्षारीय मृदा धातु है, इनके ऑक्साइड क्या होते हैं? मैग्नीशियम ऑक्साइड की प्रकृति क्या होती है? पोटेशियम ऑक्साइड की प्रकृति, सोडियम मोनोऑक्साइड की प्रकृति, कैल्शियम ऑक्साइड की प्रकृति। क्लियर हो गया? समझ गए? तो धातु ऑक्सीजन से किस प्रकार व्यवहार करेंगे ये देख लिए आप लोग। एक बार पुनः समझ लीजिए कि धातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया करते हैं। धातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ऑक्साइड का निर्माण करते हैं। धातु जो ऑक्साइड का निर्माण करते हैं वे जल में घुलनशील भी होते हैं और कुछ ऑक्साइड जल में नहीं भी घुलते। जो क्षारीय धातु है और क्षारीय मृदा धातु है उनके ऑक्साइड जल में घुलते हैं, लेकिन जो संक्रमण तत्व वाले धातु है जैसे लोहा, क्रोमियम, मैग्नीज, एल्युमिनियम, सीसा, इन सब के ऑक्साइड जल में घुलते नहीं है। अगर धातु के ऑक्साइड की प्रकृति की हम बात करें तो धातु के ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय होती है, उभयधर्मी होती है, लेकिन कभी भी धातु के ऑक्साइड की प्रकृति अम्लीय नहीं हो सकती है। कभी भी धातु के ऑक्साइड की प्रकृति अम्लीय नहीं हो सकती, या तो क्षारीय होगा या फिर उभयधर्मी होगा। जो क्षारीय धातु है और क्षारीय मृदा धातु है उनके ऑक्साइड की प्रकृति तो हमेशा क्या होगा? क्षारीय होगा। वैसे उसके नाम में ही क्षारीय लगा हुआ है। और जब आपको बता रहे थे तो हम यही बताए थे कि इनके ऑक्साइड क्षारीय होते हैं, इसीलिए इसका नाम ही पड़ गया है क्षारीय धातु और क्षारीय मृदा धातु। तो सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम जैसे धातु के ऑक्साइड की प्रकृति क्या होगी? और कुछ उभयधर्मी ऑक्साइड आपके सामने में कम से कम 4 नाम तो आप याद रखिए कि ये सब उभयधर्मी ऑक्साइड है। ये सब अम्लीय, क्षारीय दोनों गुणों का प्रदर्शन करते हैं। लेकिन अगर उभयधर्मी ऑक्साइड दोनों गुणों का प्रदर्शन करते हैं तो ज्यादातर किसके गुणों का प्रदर्शन करते हैं? क्षारीय गुणों का प्रदर्शन करते हैं। ये नहीं सोच लीजिएगा कि 50-50 होते हैं, ठीक है ना। ज्यादातर इनके गुण किसके नजदीक है? क्षारीय के नजदीक है। क्लियर हो गया? बात समझ गए? कोई दिक्कत नहीं। तो एक रासायनिक गुण समझ गए हम कि धातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ऑक्साइड बनेगा। अब ये जानना है, ये तो जान गए कि धातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया करते हैं, ऑक्साइड बनाते हैं। ऑक्साइड जल में घुलनशील भी होते हैं और घुलनशील भी होते हैं। ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय या उभयधर्मी होते हैं। लेकिन क्या सभी धातु एक समान गति से ऑक्सीजन से अभिक्रिया करते हैं? तो इसका उत्तर है बिल्कुल नहीं। आप रिएक्टिव सीरीज याद कर लिए हैं कि नहीं? याद किया ना कि कौन धातु कितना रिएक्टिव है? तो सभी धातु ऑक्सीजन से एक समान गति से रिएक्शन नहीं करते हैं। सोडियम, पोटेशियम सक्रियता श्रेणी रिएक्टिव सीरीज के सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल है तो वो काफी तेजी से करेगा।
जो कम अभिक्रियाशील है वो धीमी गति से करेगा। अब बहुत तो इतनी धीमी गति से करते हैं कि हमें करवाने के लिए गरमाना पड़ता है। उदाहरण के लिए कि लोहा को ऑक्सीजन से अभिक्रिया करवा रहे हैं, छोड़ दीजिए। अब लोहा को 1 महीना बाद आपको पता चलेगा कि अभिक्रिया हुआ। जो नॉर्मली टेम्परेचर है उस पर आप लोहा को ऑक्सीजन से अभिक्रिया करवा दीजिए 1-1.5 महीना 2 महीना होगा तो हल्की सी अभिक्रिया होगी। इसीलिए आपको अभिक्रिया तुरंत, ये व्हाट इज दिस, ये क्या हो रहा है? अच्छा, अब इसको करवाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? गर्म करना पड़ेगा। तो जो धातु सक्रियता श्रेणी के सबसे ऊपर वाला है वो तो बहुत तेजी के साथ अभिक्रिया करते हैं। सोडियम को तो केवल ऑक्सीजन दिखा दीजिए, पागल की तरह भीड़ जाएगा, ठीक है ना। ये तो इतनी तेजी से अभिक्रिया करता है, खासकर सोडियम को ले लीजिए, पोटेशियम को ले लीजिए, ये तो इतनी तेजी से अभिक्रिया करता है, इतनी तेजी से अभिक्रिया करता है कि आग लगा देता है, आग लग जाता है। और आप जानते हैं कि हमारे वायुमंडल में तो 21% ऑक्सीजन है। उस ऑक्सीजन से ये सोडियम पोटेशियम धातु इतनी तेजी से अभिक्रिया करता है कि थोड़े ही समय में धधकने लगता है रिएक्शन के गति से। स्थिति ऐसी है कि इन सब धातुओं को आप बाहर में रख ही नहीं सकते हैं। क्यों? तो बाहर में हवा है और हवा में 21% ऑक्सीजन है। इतना ऑक्सीजन देख के तो इसको जानते हैं, इसको कहां रखना पड़ता है? मिट्टी के तेल में, ठीक है ना, मिट्टी के, या आप इसे कहां रख सकते हैं? निर्वात में। यानी इसको वहां रखना पड़ेगा जहां इससे इसकी ऑक्सीजन से मुलाकात ना। तो कुछ धातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया बहुत तेज गति से करते हैं। उनकी अभिक्रिया करने की गति इतनी तेज होती है कि धधकने लगता है जब रिएक्शन होता है उनके बीच। तो सोडियम पोटेशियम धातु तो ऑक्सीजन से बहुत तेजी के साथ अभिक्रिया करते हैं, इतनी तेजी के साथ अभिक्रिया करते हैं कि इसका स्टोर हम बाहर में हवा में कर ही नहीं सकते हैं। सोडियम पोटेशियम जैसे धातु को मिट्टी के तेल में अथवा निर्वात में रखा जाता है, मिट्टी के तेल में अथवा निर्वात में रखा जाता है। क्लियर हो गया? तो सभी धातु क्या एक समान गति से ऑक्सीजन से अभिक्रिया करते हैं? नहीं, कुछ बहुत तेज गति से अभिक्रिया करते हैं जैसे सोडियम पोटेशियम। कुछ तेज गति, कुछ बहुत तेज गति से, कुछ तेज गति से जैसे कैल्शियम मैग्नीशियम, कुछ धीमी गति से जैसे लोहा एल्युमिनियम। तो कुछ धातु बहुत तेज गति से ऑक्सीजन से अभिक्रिया करते हैं, कुछ धातु की अभिक्रिया करने की गति थोड़ी कम होती है। जबकि लोहा और एल्युमिनियम जैसे धातु, लोहा एल्युमिनियम जैसे धातु की तो अभिक्रिया बहुत मंद गति से होती है, जल्दी अभिक्रिया करने के लिए उनको गरमाना पड़ता है। लेकिन दोस्तों कुछ धातु ऐसा भी है जो बिल्कुल ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं करते हैं, बिल्कुल नहीं करते हैं। आप इसमें ले लीजिए किसको? कॉपर को ले लीजिए, पारा को ले लीजिए, चांदी को ले लीजिए, सोना को ले लीजिए, प्लेटिनम को ले लीजिए। बहुत कोशिश करने पर ये दोनों, यानी कि आप ऑक्सीजन के साथ इसको गर्म कर रहे हैं, लगातार गर्म कर रहे हैं, 2 दिन तक गर्मे कर रहे हैं, तो कॉपर और पारा ऑक्सीजन से रिएक्शन कर जाता है, लेकिन बड़ी मुश्किल से, बहुत ज्यादा गर्म करने के बाद। लेकिन बहुत ज्यादा गर्म करने के बाद भी ये चांदी, सोना और प्लेटिनम जैसे धातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं करते हैं। चांदी, प्लेटिनम, सोना जैसे धातु किसी भी कंडीशन में ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं करते। इसलिए इन सब
इन सब धातुओं से जो आभूषण बनाए जाते हैं वे आभूषण लंबे समय तक बिल्कुल ठीक ठाक उसी अवस्था में रहते हैं, क्योंकि ये ऑक्सीजन से अभिक्रिया ही नहीं करते हैं। अभिक्रिया नहीं करते तो कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, और नया पदार्थ नहीं बनने के कारण सालों साल इनके आभूषण चमकते रहते। क्लियर हो गया? बात समझ गए? तो कुछ धातु ऐसे भी हैं जो ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं करते हैं, क्योंकि ये अभिक्रियाशील है ही नहीं। सोना, चांदी और प्लेटिनम किसी भी दशा में ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं करते हैं, और सोना, चांदी, प्लेटिनम जैसे धातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया क्यों नहीं करते हैं? तो इसकी प्रकृति ही ऐसी है कि अभिक्रियाशील है ही नहीं। ये ऑक्सीजन ही नहीं, किसी के साथ नहीं अभिक्रिया करते, किसी के साथ नहीं। सोना, चांदी, प्लेटिनम केवल ऑक्सीजन के साथ नहीं दोस्तों, और भी आगे हम केमिकल प्रॉपर्टीज के अंतर्गत धातु के गुणों का जिक्र करेंगे, वहां पर भी इसकी अभिक्रिया नहीं होगी किसी से। कॉपर और पारा भी साधारणतः ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं करते हैं, लेकिन हम रिजिड हो जाएंगे, करवा कर ही रहेंगे। कॉपर, पारा से ऑक्सीजन की अभिक्रिया करवा कर ही रहेंगे। गर्म कर रहे हैं कॉपर को तो बहुत ज्यादा कोशिश करने के बाद कॉपर ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके क्यूप्रिक ऑक्साइड बना लेता है। पारा ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके मर्क्यूरिक ऑक्साइड बना लेता है। तो ये दोनों कर लेते हैं कठिनाई के साथ, लेकिन ये नहीं करते। क्लियर हो गया? बात समझ गए? अब अभी एक केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़े हैं कि धातु की ऑक्सीजन से अभिक्रिया कैसे होगी। सारा कुछ क्लियर हुआ? धातु की अभिक्रिया क्या ऑक्सीजन से होती है? होती है, और ऑक्साइड का निर्माण करता है। धातु के ऑक्साइड जल में घुलनशील भी होते हैं और अघुलनशील भी होते हैं। क्षारीय धातु और क्षारीय मृदा धातु के ऑक्साइड जल में घुल जाते हैं, लेकिन संक्रमण तत्व वाला धातु के ऑक्साइड जल में घुलते नहीं है। धातु के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं या उभयधर्मी होते हैं, लेकिन कभी भी अम्लीय नहीं होते हैं। धातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया करते हैं, लेकिन सभी धातु के ऑक्सीजन से अभिक्रिया करने की गति एक समान नहीं होती है। कुछ बहुत तेज गति से करते हैं, कुछ तेज गति से करते हैं, कुछ धीमी गति से करते हैं, जबकि कुछ धातु ऐसे भी है जो अभिक्रिया करते ही नहीं है। अब आते हैं दूसरा केमिकल प्रॉपर्टीज में। धातु की अभिक्रिया जल के साथ होती है कि नहीं? ऑक्सीजन के बाद दूसरी जो सबसे सामान्य पदार्थ हमारे पर्यावरण का है वो जल है। अब किसी भी केमिस्ट्री में किसी भी धातु का केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़े या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी आप पढ़े होंगे, तो जब रासायनिक गुणों का अध्ययन किया जाता है ना, तो शुरुआत सबसे पहले ऑक्सीजन से होती है कि ये जो धातु है, ये जो अधातु है, ये जो यौगिक है, ये ऑक्सीजन के साथ किस प्रकार के व्यवहार करते हैं। और जब हम रासायनिक गुणों का अध्ययन कर रहे हैं, तो दूसरा सबसे ऑक्सीजन के बाद दूसरा जो सबसे सामान्य पदार्थ है जिसके साथ हम अभिक्रियाओं का जिक्र करते हैं वो जल है। तो क्या धातु की अभिक्रिया जल के साथ होती है? तो बिल्कुल होती है। अभिक्रिया कायन होगा, होती है। धातु जल के साथ भी अभिक्रिया करते। धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके ऑक्साइड बनाते हैं, लेकिन धातु जल के साथ अभिक्रिया करके क्या करते हैं? तो धातु की अभिक्रिया जब जल के साथ होती है तो हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? और एक गैस मुक्त होती है। वो गैस कौन है? हाइड्रोजन है। स्वाभाविक है, हाइड्रोक्साइड बनने के लिए ऑक्सीजन ले लिया गया है तो हाइड्रोजन निकल रहा है। तो धातु जल के साथ अभिक्रिया करते हैं। धातु जल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोक्साइड का निर्माण करता है। और कौन सा गैस मुक्त होता है?
लेकिन यह भी ध्यान रखना है दोस्तों कि धातु जल के साथ अभिक्रिया करके ना सिर्फ हाइड्रोक्साइड बनाता है, बल्कि धातु जल के साथ अभिक्रिया करके कभी कभी ऑक्साइड का भी निर्माण करता है। लेकिन यह नितांत रूप से जरूरी है कि धातु जल से अभिक्रिया करके हाइड्रोक्साइड बनाए या जल से अभिक्रिया करके ऑक्साइड बनाए, लेकिन हाइड्रोजन गैस निकलेगा ही निकलेगा, हाइड्रोजन गैस निकलेगा ही निकलेगा। अब देख रहे हैं सोडियम की अभिक्रिया जल के साथ हुआ है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बना है, हाइड्रोजन गैस मुक्त हुआ है। लेकिन मैग्नीशियम की अभिक्रिया जल के साथ हुआ है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड नहीं बना है, लेकिन हाइड्रोजन गैस मुक्त हुआ। तो धातु की अभिक्रिया जल के साथ होती है, धातु जल के साथ अभिक्रिया करते हैं और धातु जल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोक्साइड भी बनाते हैं, ऑक्साइड भी बनाते हैं। लेकिन सबसे जरूरी चीज याद रखना है दोस्तों कि धातु की अभिक्रिया जब जल के साथ होती है तो एक गैस मुक्त होता है। वो गैस कौन है? हाइड्रोजन है। वो गैस कौन है? हाइड्रोजन है। कभी कभी डायरेक्ट इस तरह के भी प्रश्न आ जाते हैं कि एक पदार्थ जो जल के साथ अभिक्रिया कर रहा है और हाइड्रोजन गैस मुक्त कर रहा है, वह पदार्थ निश्चित तौर पर क्या होने की संभावना है? धातु होने की संभावना बहुत ज्यादा है। तो धातु जल के साथ अभिक्रिया करके कौन सा गैस का त्याग करते हैं? हाइड्रोजन गैस का त्याग करते हैं, हाइड्रोजन गैस का त्याग करते हैं। और कभी हाइड्रोक्साइड का निर्माण करते हैं, कभी ऑक्साइड का निर्माण करते हैं, कभी हाइड्रोक्साइड का निर्माण करते हैं, कभी ऑक्साइड का निर्माण करते हैं। लेकिन हमेशा और हमेशा हाइड्रोक्साइड बनाए या ऑक्साइड बनाए, हाइड्रोक्साइड बनाए या ऑक्साइड बनाए, कौन गैस निकलेगा? हाइड्रोजन गैस निकलेगा ही निकलेगा। अब फिर वही दोस्तों कि धातु की अभिक्रिया जल के साथ होती है, धातु की अभिक्रिया जल के साथ होती है, तो क्या सभी धातु जल के साथ एक समान गति से अभिक्रिया करते हैं? तो बिल्कुल नहीं। फिर डिपेंड करेगा रिएक्टिव सीरीज, सक्रियता श्रेणी। सक्रियता श्रेणी में जो धातु जितने ज्यादा अभिक्रियाशील होंगे, जल से अभिक्रिया करने की गति उनकी उतनी अधिक होगी। सोडियम पोटेशियम बहुत ज्यादा अभिक्रियाशील धातु है, बहुत ज्यादा, तो ये ठंडे जल से ही अभिक्रिया कर लेते हैं। जो कम अभिक्रियाशील है वो गर्म जल के साथ अभिक्रिया करते हैं। जो बहुत कम अभिक्रियाशील है वो भाप के साथ, जल के भाप के साथ अभिक्रिया करते हैं। लेकिन फिर भी दोस्तों हम आपको बता रहे हैं कि आप जब ऑक्सीजन के बारे में पढ़ रहे थे, ऑक्सीजन के बारे में पढ़ रहे थे तो आपको बोले थे कि कॉपर, पारा, चांदी, सोना, प्लेटिनम, ये वो धातु है जो ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं करते हैं। लेकिन फिर भी कॉपर और पारा जल के साथ अभिक्रिया कर लेगा जब आप इसे क्या करिएगा? बहुत गर्म करिएगा। लेकिन ये तीनों किसी भी दिशा में जल से भी रिएक्शन नहीं करते। आपको वहीं पर बताए थे कि ये तीनों धातु बिल्कुल भी अभिक्रियाशील नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। कोई दिक्कत? तो धातु की जल के साथ अभिक्रिया होने में कौन गैस बाहर निकलता है? हाइड्रोजन गैस बाहर निकलता है। धातु जल के साथ अभिक्रिया एक समान गति से नहीं करता है। जो बहुत ज्यादा अभिक्रियाशील है वो बहुत तेज करता है,
जो कम है उसको अभिक्रिया करवाने के लिए हमें गर्म करना पड़ता है। जो बहुत कम अभिक्रियाशील धातु है वो जल के साथ अभिक्रिया करे, इसके लिए जल को भाप बनाना पड़ता है और वो धातु भाप से रिएक्शन करते। अब ध्यान दीजिए कि जल से अभिक्रिया होती है, लेकिन कॉपर की अभिक्रिया जल से तो होती है बहुत ज्यादा गर्म करने के बाद। अब जल से अभिक्रिया करते हैं धातु, ये तो आप जान गए। यहां एक और उदाहरण आपको हम बता रहे हैं। अब जानते हैं कि एक विद्युत उपकरण है जिसका नाम है गीजर। अब लोग जानते होंगे, बहुत यूज भी करते होंगे। तो गीजर, आप जानते हैं कि गीजर के भीतरी परत, गीजर के भीतरी भाग जो होते हैं वे केवल किसके बनाए जाते हैं? कॉपर के बनाए जाते हैं। अगर गीजर के भीतरी भाग लोहा से बना देंगे तो गीजर तुरंत ही खराब हो जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं गीजर एक ऐसा विद्युत उपकरण है जिसके द्वारा जल को गर्म किया जाता है। जल को, और जब गीजर जल को गर्म करता है तो जल का कुछ भाग गर्म होकर भाप भी बनते हैं। तो अगर हम गीजर के भीतरी बॉडी लोहा से बना देंगे तो फिर लोहा उस गर्म जल के भाप से अभिक्रिया करके लौह ऑक्साइड बना देगा और क्या निकलेगा? हाइड्रोजन गैस। लौह ऑक्साइड बनेगा, गीजर गैस खराब होगा ही होगा, और हाइड्रोजन गैस बनेगा, बवंडर बाथरूम में आग लगा देगा। हाइड्रोजन गैस अति ज्वलनशील गैस है, आप जान लीजिए, अति ज्वलनशील। अब वो गीजर में बन गया, गीजर को खोले कहीं से ज्वलन ताप की प्राप्ति हो गई, आग लग जाएगा। कई बार लगा भी है गीजर में आग, लेकिन वो अन्य कारणों से लगा होगा। लेकिन सामान्यतः गीजर जो है उसके भीतरी वायर, भीतरी भाग को किससे बनाया जाता है? कॉपर से। इसको भीतरी भाग अगर हम चांदी से बनाते और बेहतर रहता क्या? लेकिन चांदी से बना दिया जाए तो गीजर का दाम बहुत ज्यादा ऊपर हो जाएगा। इसीलिए निकटतम धातु कौन है? कॉपर है, जिससे बनाए जाते हैं। और कॉपर बहुत गर्म करने के बाद जो है ही अभिक्रिया करता है। तो गीजर पर उतना मेंटेनेंस में लिखा रहता है शर्तें लागू के साथ कि गरमाइए इतने देर तक ही, नहीं तो कॉपर भी इधर उधर हो जाएगा। क्लियर हो गया? तो गीजर के भीतरी भाग लोहा से नहीं बनाकर तांबा से ही बनाए जाते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि लोहा गर्म जल से अभिक्रिया करते हैं, लेकिन कॉपर गर्म जल से अभिक्रिया नहीं करते हैं। कॉपर गर्म जल से अभिक्रिया नहीं करते। बहुत गर्म जल के लगातार संपर्क में रहने पर कॉपर की थोड़ी बहुत अभिक्रिया हो जाती है, थोड़ी बहुत अभिक्रिया हो जाती है। क्लियर है बात? समझ गए? तो दो केमिकल प्रॉपर्टीज तो आप समझ ही गए हैं। धातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ऑक्साइड बनाते हैं। उनके ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय उभयधर्मी होती है, लेकिन अम्लीय नहीं होती है। धातु जल से अभिक्रिया करते हैं और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। धातु जल के साथ अभिक्रिया करके कौन गैस देते हैं? हाइड्रोजन गैस देते हैं। हाइड्रोजन गैस देते हैं। आइए तीसरा केमिकल प्रॉपर्टीज में हम देखते हैं कि धातु की अभिक्रिया अम्लों से किस तरह होती है। धातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया किस प्रकार करते हैं, जल से अभिक्रिया किस प्रकार करते हैं। अब आइए ये समझने की कोशिश करते हैं कि धातु अम्लों के साथ अभिक्रिया करते हैं क्या? तो बिल्कुल करते हैं। धातु की अभिक्रिया अम्लों के साथ होती है। और अम्ल क्या है ये समझने में अब आपको कोई दिक्कत नहीं है। एसिड बेस वाला चैप्टर पढ़ ही लिए हैं।
अम्ल क्या है हम जान रहे हैं। तो धातु अम्लों से अभिक्रिया करती हैं और धातु की अभिक्रिया जब अम्लों के साथ होती है, अम्लों के साथ होती है तो बनता है लवण। और कौन गैस मुक्त होता है? बनता है लवण और कौन गैस मुक्त होता है? हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है। तो धातु अम्ल से अभिक्रिया करते हैं, धातु अम्ल से अभिक्रिया करते हैं और धातु अम्ल से अभिक्रिया करके लवण और जल का निर्माण करते हैं, लवण और जल का निर्माण करते हैं। लवण सॉल्ट क्या है आप जान ही रहे हैं। सॉल्ट एक ऐसा मॉलिक्यूल्स है जिसमें एक मेटल और एक नॉन मेटल हो। तो सॉल्ट समझने में कोई दिक्कत है ही नहीं, ये एसिड है क्योंकि इसमें H+ है। जो बेस होते हैं उसमें हाइड्रोक्सिल होते हैं, OH होते हैं। जो सॉल्ट होते हैं वो एक धातु और एक अधातु। लेकिन कभी धातु अधातु का मतलब एक प्लस एक माइनस। जैसे मैग्नीशियम सल्फेट भी क्या है? सॉल्ट है। मैग्नीशियम प्लस सल्फेट, ये प्लस माइनस का कॉम्बिनेशन अगर है तो श्योर रहिए वो क्या है? सॉल्ट है। तो धातु अम्लों के साथ अभिक्रिया करते हैं, धातु अम्लों के साथ अभिक्रिया करते हैं और धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस को क्या करते हैं? मुक्त करते हैं। धातु जल के साथ अभिक्रिया करने पर भी हाइड्रोजन मुक्त करते हैं, धातु अम्लों के साथ अभिक्रिया करके भी हाइड्रोजन गैस ही मुक्त करते हैं। लेकिन यहां पर दोस्तों यह याद रखना है कि कुछ धातु बहुत ज्यादा अभिक्रियाशील होती है, कुछ धातु बहुत ज्यादा अभिक्रियाशील होती हैं और वो तनु अम्लों से ही अभिक्रिया करते हैं, तनु अम्लों से ही अभिक्रिया कर बैठते हैं। तनु अम्ल समझ रहे हैं ना? डाइल्यूट एसिड समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? ऐसे अम्ल जिसमें अम्ल कम जल की मात्रा ज्यादा उसको डाइल्यूट एसिड या फिर क्या कहते हैं? तनु अम्ल कहते हैं। क्या हुआ? कट रहा है। ओ सॉरी सॉरी सॉरी, ओ हमको लगा नहीं, हमको लगा वो कट कह रहा है। तो इसको ठीक करो, ठीक होगा ना? वो कैमरा पूरा कैच नहीं कर रहा तो उस कैमरा का सेटिंग में दिक्कत है। अब वहां हाइड्रोजन ठीक से निकल ही नहीं रहा है रिएक्शन। क्या है ना? हाँ कम करवा दीजिएगा। चलिए आइए दोस्तों ध्यान दीजिए कि जो धातु, ये बात तो क्लियर हो गया कि धातु की अभिक्रिया अम्लों से होगी, धातु की अभिक्रिया अम्लों से होगी। लेकिन जो धातु बहुत अभिक्रियाशील है और सोडियम पोटेशियम को तो आप पहचान गए क्या रग रग से कि ये बहुत ज्यादा अभिक्रियाशील धातु है। तो जो बहुत ज्यादा अभिक्रियाशील धातु है वो तनु अम्लों से अभिक्रिया करता है। लेकिन कॉपर की बात होगी और पारा की बात होगी, तो कॉपर और पारा की अगर बात करें तो कॉपर और पारा तनु अम्ल से अभिक्रिया, लेकिन ये अभिक्रिया करते हैं किससे? तो अगर हम धातु की बात करेंगे तो सभी धातु तनु अम्ल से अभिक्रिया करते हैं। तनु अम्ल वो अम्ल है जिसमें अम्ल कम जल की मात्रा ज्यादा, सांद्र अम्ल में अम्ल की मात्रा ज्यादा जल की मात्रा कम। तो धातु लगभग सभी के सभी तनु अम्ल से अभिक्रिया करते हैं। लेकिन दो धातु जो बहुत कम अभिक्रियाशील है, ऑक्सीजन और जल से भी अभिक्रिया किया था बहुत ज्यादा गर्म होने के बाद, तो ये जो कॉपर और
पारा है, कॉपर और पारा है। ये दोनों धातु केवल और केवल किससे अभिक्रिया करता है? शांत अम्ल से करता है, ये तनु अम्ल से नहीं करता। और ध्यान रखिएगा दोस्तों कि हम ये जान गए हैं कि सोडियम पोटेशियम तनु अम्ल से अभिक्रिया करता है, तो इसका मतलब ये भी है कि ये सांद्र अम्लों से भी अभिक्रिया करेगा। जो तनु अम्ल से अभिक्रिया कर रहा है वो तो सांद्र अम्ल से और तेजी के साथ अभिक्रिया करता है। लेकिन जो बहुत कम अभिक्रियाशील हो है, कॉपर हो गया, पारा हो गया, और सीसा भी रख लीजिए, पीबी, वो भी तनु अम्ल से अभिक्रिया नहीं करते हैं, लेकिन अभिक्रिया करते हैं किससे? सांद्र अम्ल से अभिक्रिया करते हैं किससे? सांद्र अम्ल से। लेकिन अगर बात करिएगा किसका? कॉपर का, सॉरी सोना का, चांदी का, प्लेटिनम का, तो ये आपको ना तो तनु अम्ल से अभिक्रिया करता है, ना तनु अम्ल से अभिक्रिया करता है, और न ही सांद्र अम्ल से अभिक्रिया करता है। सांद्र अम्ल से भी अभिक्रिया नहीं करता है। क्लियर हो गया? बात समझ गए? तो धातु की अभिक्रिया अम्लों के साथ होती है। धातु अम्ल से अभिक्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस निष्कासित करते हैं। धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस निष्कासित करते हैं। अब ध्यान दीजिए कि दो धातु के बारे में आपको याद रखने के लिए बोले, कॉपर और पारा बहुत कम अभिक्रियाशील है। कॉपर और पारा बहुत कम अभिक्रियाशील है। कॉपर और पारा बहुत कम अभिक्रियाशील है। तो कॉपर और पारा बहुत कम अभिक्रियाशील है, तो वो केवल और केवल सांद्र अम्ल से ही अभिक्रिया करते हैं। केवल सांद्र अम्ल से सीसा भी अभिक्रिया करते। कौन? सीसा। बात समझ रहे हैं ना? लेकिन तीन धातु चांदी सोना प्लेटिनम, चांदी सोना प्लेटिनम, चांदी सोना प्लेटिनम, ये तीनों ना तो तनु अम्ल से अभिक्रिया करते हैं, ना ही सांद्र अम्ल से अभिक्रिया करते हैं। अब यहां पर एक और घटना के बारे में आपको बता देते हैं कि ये तीनों आप जान गए, ना तो तनु अम्ल से अभिक्रिया करते, ना सांद्र अम्ल से अभिक्रिया करते। सोना चांदी प्लेटिनम ना तो तनु अम्ल से अभिक्रिया करते, ना ही सांद्र अम्ल से अभिक्रिया करते हैं। लेकिन एक खास प्रकार का अम्ल है जिनमें ये जाकर घुल जाते हैं। कौन? सोना चांदी प्लेटिनम। एक ऐसा अम्ल है जिसमें ये सोना चांदी प्लेटिनम क्या होते हैं? घुल जाते हैं। ये बड़ी आश्चर्यजनक बात है कि एक ऐसा धातु जो ना तो तनु अम्ल से अभिक्रिया करता है और न सांद्र अम्ल से अभिक्रिया करता है, लेकिन एक अम्ल में जाकर ये घुल जाता है। इसका क्या कारण है? तो पहले आइए एक अम्ल के बारे में जान लीजिए। इसका नाम है एक्वा रीजिया। एक्वा, इसको हिंदी में अम्लराज भी कहते हैं। क्या कहते हैं? 3 भाग HCl और 1 भाग नाइट्रिक अम्ल, यानी 4 भाग में 3 भाग हाइड्रोक्लोरिक एसिड और 1 भाग नाइट्रिक एसिड के समान मिश्रण को ही हम अम्लराज के नाम से जानते हैं। तो अम्लराज कोई अम्ल नहीं है, एक अम्ल नहीं है, बल्कि अम्लराज 2 अम्लों का समान मिश्रण है। एक्वा रीजिया 2 अम्लों का समान मिश्रण है, जिसमें 3 भाग HCl 1 भाग नाइट्रिक अम्ल, 3 भाग HCl 1 भाग नाइट्रिक अम्ल पाया जाता है। और इसी एक्वा रेजिया में चांदी भी घुल जाते हैं, इसी एक्वा रेजिया में सोना भी घुल जाते हैं, इसी एक्वा रेजिया में प्लेटिनम भी घुल जाते हैं। तो एक्वा रेजिया से तो अभिक्रिया करते नहीं है, तो फिर घुलते कैसे हैं इसमें? तो इसका भी अपना कारण है। इसका कारण क्या है कि 3 भाग HCl
और 1 भाग HNO3। एक लिखने का कोई जरूरत है नहीं। जैसे आपस में मिलाते हैं तो रिएक्शन होता है इनके बीच। रिएक्शन होने के बाद बनता है NOCl, बनता है जल और बनता है क्लोरीन का परमाणु, बनता है क्लोरीन का परमाणु। इनके बीच रिएक्शन होने से अब ये जो क्लोरीन का परमाणु बनता है, क्लोरीन का परमाणु बनता है, ध्यान दीजिएगा, बैलेंस करिएगा तो यहां 2 आएगा, यहां 2 आएगा, और क्या आएगा, 2 दूनी 4 हो गया, हो गया जी। ऑक्सीजन 3 है तो ऑक्सीजन 2 1 3, तो बैलेंस हो गया कि नहीं हो गया। तो 3 भाग HCl 1 भाग HNO3 को मिलाते हैं तो कुछ रिएक्शन इस प्रकार होती है, और इस रिएक्शन के दौरान 2 परमाणु मुक्त हुए, किसके, क्लोरीन के, क्लोरीन के। अब जो इस अम्लराज में अगर अम्लराज के मिश्रण को देखे तो अम्लराज के मिश्रण में क्या उपस्थित है, क्लोरीन। अब क्लोरीन बड़ी खतरनाक गैस है। जितना सोना कहता है कि हम अभिक्रिया नहीं करेंगे, क्लोरीन भी उतने टाइट पकड़ पकड़ कर अभिक्रिया करने वाला, ठीक है ना। इसी क्लोरीन से सोना अभिक्रिया कर लेते हैं, अब बना लेते हैं ऑरिक क्लोराइड। क्या बना लेते हैं, ऑरिक क्लोराइड। प्लेटिनम भी अभिक्रिया कर लेते हैं, प्लेटिनम बनाते हैं आपको प्लेटिनम क्लोराइड। क्या बनाते हैं, प्लेटिनम क्लोराइड। क्या बनाते हैं दोस्तों, प्लेटिनम क्लोराइड। चांदी भी क्लोरीन से अभिक्रिया कर लेते हैं, अब बना लेते हैं क्या, सिल्वर क्लोराइड। और यौगिक के रूप में जो है, यौगिक के रूप में जो है ये घुल जाते हैं। तो अम्ल राज में सोना, प्लेटिनम, चांदी जैसे धातु घुल जाने का कारण क्या है, तो अम्ल राज में नवजात क्लोरीन के परमाणु रहते हैं। अम्लराज के क्लोरीन परमाणु सिल्वर, सोना, प्लेटिनम से अभिक्रिया करके क्लोराइड का निर्माण करते हैं, और जब क्लोराइड का निर्माण हो जाता है तब वो अम्लराज में घुल जाते हैं। सोना, प्लेटिनम जैसी धातुएं ये ना तो तनु अम्ल से अभिक्रिया करते हैं, ना ही सांद्र अम्ल से अभिक्रिया करते हैं, फिर भी ये अम्लराज में घुल जाते हैं। इसलिए क्योंकि अम्लराज में क्लोरीन के परमाणु होते हैं, और उस क्लोरीन के परमाणु से ये चांदी, सोना, प्लेटिनम जैसे धातु क्या कर लेते हैं, अभिक्रिया कर लेते हैं, और फिर जब इनका क्लोराइड बन जाता है, सिल्वर क्लोराइड, सोना के क्लोराइड को ऑरिक क्लोराइड बोलते हैं, प्लेटिनम क्लोराइड बनते हैं, तब ये अम्लराज में जाकर क्या हो जाते हैं, घुल जाते हैं। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं। तो अम्लराज में सोना, चांदी, प्लेटिनम जैसे धातु के घुल जाने का राज समझे कि नहीं आप, कोई इसमें दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। अब दोस्तों एक बात यहां पर और याद रखने की जरूरत है। ये तो हम जान गए कि धातु अम्लों से अभिक्रिया करते हैं, और धातु अम्लों से अभिक्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस निष्कासित करते हैं। लगभग सभी धातु तनु अम्ल से अभिक्रिया करती है, लेकिन कुछ धातु केवल सांद्र अम्ल से अभिक्रिया करता है, तनु से नहीं करता, जैसे कॉपर हो गया। और सोना, चांदी, प्लेटिनम जैसे धातु ना तो सांद्र से करता है, ना ही तनु अम्ल से करता है। लेकिन एक बात याद रखना पड़ेगा कि धातु अम्लों से अभिक्रिया करके, धातु अम्लों से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस तो निष्कासित करते हैं, लेकिन एक अम्ल है, कौन, नाइट्रिक अम्ल। नाइट्रिक अम्ल से सभी धातुओं की अभिक्रिया नहीं होती है। नाइट्रिक अम्ल से सभी धातुओं की अभिक्रिया नहीं होती है। नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया होती है केवल मैग्नीज का
और नाइट्रिक धातु की अभिक्रिया केवल होती है मैग्नीशियम से। मैग्नीज नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया करके मैग्नीज नाइट्रेट और हाइड्रोजन गैस बाहर निकलते हैं, और मैग्नीशियम अभिक्रिया करके मैग्नीशियम नाइट्रेट और हाइड्रोजन गैस बाहर निकलवाते हैं, हाइड्रोजन गैस बाहर निकलवाते हैं। तो आपको याद रखना होगा कि धातु अम्लों के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस निष्कासित करते हैं, लेकिन नाइट्रिक अम्ल एक ऐसा अम्ल है जिससे सभी धातुओं की अभिक्रिया नहीं होती है। नाइट्रिक अम्ल केवल मैग्नीशियम और मैग्नीज से अभिक्रिया नाइट्रिक अम्ल से धातुओं की अभिक्रिया होती है, धातुओं की अभिक्रिया होती है, हाइड्रोजन गैस बाहर नहीं निकलते। नाइट्रिक अम्ल से केवल मैग्नीशियम और मैग्नीज अभिक्रिया करेगा तो हाइड्रोजन गैस निकलेगा, लेकिन अन्य धातु से जब नाइट्रिक अम्ल अभिक्रिया करते हैं तो हाइड्रोजन गैस बाहर नहीं निकलता। उदाहरण के लिए कि नाइट्रिक एसिड की अभिक्रिया सोडियम से होती है, बिल्कुल होती है, लेकिन बनता है सोडियम नाइट्रेट और हाइड्रोजन न बनकर क्या बन जाता है? जल बन जाता है। हाइड्रोजन न बन के क्या बन जाता है? जल बन जाता है। तो नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया करते हैं मात्र दो धातु मैग्नीशियम और मैग्नीज, तभी हाइड्रोजन गैस बाहर निकलता है। अन्य किसी भी धातु के साथ नाइट्रिक अम्ल की अभिक्रिया होने पर हाइड्रोजन गैस बाहर नहीं निकलता है, हाइड्रोजन गैस बाहर नहीं निकलता है। कोई दिक्कत? समझ गए? तो धातु के 3 रासायनिक गुण ही आप विस्तार पूर्वक समझ चुके हैं। अब रासायनिक गुणों को लेकर कोई दिक्कत आपसे नहीं होगी। भस्मों के साथ, लवणों के साथ प्रायः धातु की अभिक्रिया, लवणों के साथ धातु की अभिक्रिया होती है, और वो अभिक्रिया कैसी होती है वो आप एसिड बेस रिएक्शन वाले चैप्टर में पढ़ चुके। जैसे कॉपर सल्फेट की अभिक्रिया क्या सोडियम से होगी? बिल्कुल होगी। सोडियम बहुत ज्यादा अभिक्रियाशील है कॉपर के तुलना में, तो सोडियम कॉपर का सल्फेट क्या करेगा? खींच लेगा और कॉपर को क्या कर देगा? मुक्त कर देगा। तो धातु का एक केमिकल प्रॉपर्टीज ये भी है कि धातु जब अपने से कम अभिक्रियाशील धातु के यौगिकों से अभिक्रिया करती है तो अधिक अभिक्रियाशील धातु कम अभिक्रियाशील धातु को यौगिक से विस्थापित कर देते हैं, यौगिक से विस्थापित कर देते हैं। यह भी एक केमिकल प्रॉपर्टीज निकल कर आता है मेटल का, धातु का। लेकिन इसके बारे में हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जब पढ़ रहे थे तब ही पढ़ चुके। यह बात बताने की फिर से जरूरत नहीं है। क्या यह बताने की जरूरत है कि मैग्नीशियम कार्बोनेट की अभिक्रिया, अगर मैग्नीशियम कार्बोनेट की अभिक्रिया अगर लोहा से करवाएंगे तो क्या होगा? इनके बीच अभिक्रिया, इनके बीच अभिक्रिया नहीं होगा, इनके बीच अभिक्रिया नहीं होगा, क्योंकि लोहा कम अभिक्रियाशील है। किससे? और कम अभिक्रियाशील धातु अपने से अधिक अभिक्रियाशील धातु को मुक्त करने की क्षमता नहीं रखते। लेकिन यही अगर मैग्नीशियम कार्बोनेट की अभिक्रिया अगर हम सोडियम से करा दें तो बिल्कुल बनेगा सोडियम कार्बोनेट, और मैग्नीशियम क्या हो जाएगा? मुक्त हो जाएगा। मैग्नीशियम क्या हो जाएगा? मुक्त हो जाएगा।
तो धातु दूसरे धातु के लवणों से, सॉल्ट से अभिक्रिया करते हैं। दोस्तों ये सॉल्ट है, क्योंकि इसमें ये प्लस है, ये माइनस है। और धातु जब लवण से, सॉल्ट से अभिक्रिया करते हैं तो यह अभिक्रिया किस प्रकार से होती है, यह अभिक्रिया किस प्रकार से होती है, यह रिएक्शन पढ़ाते वक्त डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हम आपको समझाए थे। क्लियर हो गया? बात समझ गए? तो धातु का केमिकल प्रॉपर्टी समझ गए कि नहीं समझ गए? कोई दिक्कत नहीं ना? अब ध्यान दीजिए कि धातु अधातु से अभिक्रिया करते हैं, लेकिन धातु धातु से अभिक्रिया नहीं करते। क्या लोहा की अभिक्रिया सोडियम से होगी? नहीं होगी, क्योंकि लोहा भी धातु, सोडियम भी। लेकिन लोहा की अभिक्रिया ऑक्सीजन से होगी, ऑक्सीजन से होगी, क्योंकि लोहा धातु, ऑक्सीजन। तो धातु अधातु से अभिक्रिया करते हैं, लेकिन धातु कभी धातु से अभिक्रिया नहीं करते। धातु धातु से अभिक्रिया करते हैं कि नहीं? नहीं। धातु धातु से अभिक्रिया, धातु किससे अभिक्रिया करते हैं? अधातु से अभिक्रिया करते हैं। ऑक्सीजन अधातु था, जल यौगिक था। धातु अधातु के रूप में केवल तत्वों का वर्गीकरण किया जाता है, यौगिक और मिश्रण का नहीं, ध्यान रखिएगा। लेकिन अधातु अधातु से अभिक्रिया करते हैं। नॉन मेटल से अभिक्रिया करता है, लेकिन मेटल से अभिक्रिया नहीं करता है। क्लियर हो गया? धातु के रासायनिक गुण अब आपको समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो हम समझिए कि धातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया करते हैं, धातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ऑक्साइड बनाते हैं। धातु के ऑक्साइड जल में घुलनशील भी होते हैं और घुलनशील भी होते हैं। धातु के ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय होती है। धातु के ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय या उभयधर्मी होती है। धातु जल से अभिक्रिया करते हैं और हाइड्रोजन गैस का त्याग करते हैं। धातु अम्ल से अभिक्रिया करते हैं, हाइड्रोजन गैस का त्याग करते हैं। धातु लवणों से अभिक्रिया करते हैं। धातु की अभिक्रिया प्रायः क्षारों के साथ, बेस के साथ नहीं होता। बेस के साथ प्रायः नहीं होता, कुछ कुछ के साथ होता, लेकिन प्रायः नहीं होता। अब आइए कि हम धातु के भौतिक और रासायनिक गुणों को समझ के धातु की पहचान तो अब कर ही सकते कि कौन धातु होगा, कौन अधातु होगा। तो धातु के आप भौतिक गुण भी समझ गए और धातु के रासायनिक गुण भी समझ गए, लेकिन अब क्या चाहिए? अब आपको धातु प्राप्त करना है। अब जानते हैं कि धातु हमारे जीवन में, मानव के जीवन में, देश की अर्थव्यवस्था के लिए कितना महत्वपूर्ण है। चाहे वो लोहा धातु हो या एल्युमिनियम धातु हो, चाहे तांबा, सोना, चांदी, कोई भी धातु हो, उनका महत्व हमारे जीवन में है। उनका महत्व देश की अर्थव्यवस्था को चलाने में है। लोहा को तो अर्थव्यवस्था की रीढ़ कहते हैं। लोहा ना हो तो पता नहीं क्या क्या हो जाए, दुनिया थम सी जाए, ऐसी हो जाएगी। तो धातु का बहुत ज्यादा महत्व है वर्तमान मानव के जीवन में। लेकिन ये धातु प्राप्त कैसे होते हैं? ये धातु कैसे प्राप्त होते हैं? ये जो आप लोहा देखते हैं, ये कैसे बनता है? कहां से एल्युमिनियम आता है और क्रोमियम, मैग्नीज कहां कहां से आता है?
दोस्तों, मानव के लिए धातु का स्रोत दो जगह है। एक पृथ्वी का भूपर पट्टी और दूसरा समुद्र का जल, या सीधा समुद्र रखिए। तो धातुओं की प्राप्ति के दो स्थान है। धातु या तो पृथ्वी के भूपर पट्टी में मिलते हैं, या धातु समुद्र के जल में घुले होते हैं, या समुद्री क्षेत्र में पाए जाते हैं। इन दोनों जगह पर धातु उपलब्ध है। अब सवाल है कि इन दोनों जगह पर, पृथ्वी के भूपर पट्टी पर, समुद्र के जल में जो धातु उपलब्ध है, इसको खोजेगा कौन? तो आप जानते हैं कि हर देश के पास एक विभाग ही बना हुआ है, जिसका काम कुछ नहीं है, केवल यही है कि खोजो कहां पर क्या है। भारत में भी जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, सर्वे करते रहते हैं। 2 दिन पहले ही खबर आई कि मुंगेर में सोना का खोन मिल गया है। अच्छा, जमुई में। अच्छा, मुंगेर का भी एक बार आया था। कभी आ जाता है कि गया में अभ्रक मिल गया है। हम तो कहते हैं कि बिहार के 3800 जिला में कुछ ना कुछ मिल जाए, और मिलते ही जाए, एक मिले उसके बाद दूसरा फिर जल्दी मिल जाए, ये हम कहते हैं। तो अब जानते हैं कि हर देश के पास वैज्ञानिकों की एक टीम बनी हुई है। सरकार का एक मंत्रालय ही रहता है जो इसी के पीछे समर्पित रहता है कि पृथ्वी जो हमारे देश के भूभाग के अंतर्गत है, वहां पर कहां पर क्या है। तो वैज्ञानिकों की टीम पता करते रहती है कि पृथ्वी पर भूपर पट्टी पर, समुद्र के जल में कहां पर धातु की उपलब्धता है। अब समझिए, तो धातु प्राप्ति के कितने जगह हैं? 2 जगह। या पृथ्वी के भूपर पट्टी से धातु की प्राप्ति होगी, या फिर समुद्री जल से धातु की प्राप्ति होगी। इन दोनों जगह पर धातु का खोजबीन कौन करेगा? टीम करेगी, वैज्ञानिकों की टीम करेगी, जो हर देश के पास होती है। जैसे भारत के झारखंड के ही जादूगोरा में यूरेनियम का खान है, राजस्थान के डेगाना में टंगस्टन का खान है, वहां पर यूरेनियम टंगस्टन निकाला जा रहा है। अब यहां पर ध्यान दीजिए कि भूपर पट्टी पर या समुद्री जल में धातु उपलब्ध है, तो वो उपलब्ध कैसे है? तो धातु जो उपलब्ध है दोस्तों पृथ्वी के भूपर पट्टी पर, वो 2 रूप में, या तो मुक्त अवस्था में या संयुक्त अवस्था में। मुक्त अवस्था में या संयुक्त अवस्था कहने का मतलब यौगिक के रूप में, मतलब यौगिक के रूप में। तो पृथ्वी के भूपर पट्टी पर या फिर समुद्री जल में जो धातु पाए जाते हैं, वो कितने तरह से पाए जाते हैं? 2 अवस्था में, मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। जागिए, मुक्त अवस्था में या संयुक्त अवस्था में। अब मुक्त अवस्था में कौन धातु पाए जाते हैं? मुक्त अवस्था में वही धातु पाए जा सकते हैं जो अभिक्रियाशील नहीं है। क्योंकि जो अभिक्रियाशील है वो इतने बड़े पर्यावरण में अभिक्रिया तो कर ही लेगा ना जी। ऑक्सीजन लबालब भरा हुआ है पृथ्वी के वायुमंडल में 21%। तो जो अभिक्रियाशील है किसी से नहीं तो कम से कम ऑक्सीजन से तो अभिक्रिया कर ही लेगा। तो मुक्त अवस्था में वही धातु पृथ्वी के भूपर पट्टी पर या समुद्री क्षेत्र में पाए जाते हैं जो अभिक्रियाशील नहीं है। उदाहरण के लिए कॉपर, चांदी,
सोना, प्लेटिनम, ये सब धातु मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। यानी जहां मिला चांदी का खान तो वहां डायरेक्ट चांदी निकालिए, हल्का फुल्का साफ कीजिए और चांदी का जो करना कीजिए। तो ये सब धातु जहां मिलते हैं तो डायरेक्ट मुक्त अवस्था में मिलते हैं, यौगिकों के रूप में नहीं मिलते हैं। और ये सब धातु मुक्त अवस्था में इसलिए मिलते हैं क्योंकि ये अभिक्रियाशील नहीं है। लेकिन इनको छोड़कर और जितने भी धातु है, इनको छोड़कर और जितने भी धातु है, सब किस अवस्था में मिलते हैं? संयुक्त अवस्था में। संयुक्त अवस्था भी धातु का किस किस रूप में होता है? ऑक्साइड के रूप में। जैसे लोहा उपस्थित है लौह ऑक्साइड के रूप में, लोहा उपस्थित है लौह ऑक्साइड के रूप में जिसको हेमाटाइट कहते हैं। एल्युमिनियम उपस्थित है एल्युमिनियम ऑक्साइड के रूप में, एल्युमिनियम ऑक्साइड के रूप में जिसको क्या कहते हैं? बॉक्साइड कहते हैं। कुछ उपस्थित है कार्बोनेट के रूप में, कुछ उपस्थित है जैसे कैल्शियम पृथ्वी के भूपर पट्टी पर कैल्शियम कार्बोनेट के रूप में, कुछ क्लोराइड के रूप में भी समुद्री जल में घुले हुए जैसे सोडियम क्लोराइड, कुछ कार्बोनेट के रूप में है, कुछ क्लोराइड के रूप में है, कुछ क्लोराइड के रूप में जैसे सोडियम हमारे समुद्री जल में किस रूप में घुला हुआ है? सोडियम क्लोराइड के रूप में घुला हुआ। सोडियम क्लोराइड से सोडियम निकाला जाता है। तो धातु पृथ्वी के भूपर पट्टी पर मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। और मुक्त अवस्था में कौन कौन धातु पाए जाते हैं? कॉपर, सोना, चांदी, प्लेटिनम मुक्त अवस्था में क्यों पाए जाते हैं? क्योंकि वो अभिक्रियाशील। लेकिन अन्य जो धातु है वो पृथ्वी के भूपर पट्टी पर या समुद्री जल में किस अवस्था में? संयुक्त अवस्था में। संयुक्त अवस्था में भी एक तरह से नहीं, संयुक्त अवस्था में वो क्या मिलेगा? ऑक्साइड मिलेगा, या क्या मिलेगा? कार्बोनेट मिलेगा, या क्या मिलेगा? क्लोराइड मिलेगा, या क्या मिलेगा? कभी कभी आपको सल्फाइड के रूप में मिलेगा। क्या मिलेगा? सल्फाइड। जैसे कि पारा जो है HgS, यानी कि इसे सिनेबार कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? इस रूप में मौजूद मिलता है पृथ्वी के भूपर पट्टी पर। तो जो धातु संयुक्त अवस्था में मौजूद है वो भी एक तरह से नहीं, कोई ऑक्साइड के रूप में मौजूद है, कोई कार्बोनेट के रूप में मौजूद है, कोई क्लोराइड के रूप में मौजूद है और कोई सल्फाइड के रूप में मौजूद है। बात को समझ रहे ना? अब पृथ्वी के भूपर पट्टी पर, पृथ्वी के भूपर पट्टी पर धातु जो संयुक्त अवस्था में मौजूद है, चाहे कार्बोनेट के रूप में हो, चाहे ऑक्साइड के रूप में हो, चाहे सल्फाइड के रूप में हो, तो वो जो संयुक्त अवस्था में मौजूद है इस अवस्था को कहते हैं दोस्तों, इस अवस्था को कहते हैं मिनरल्स कहते हैं। इस अवस्था को क्या कहते हैं? मिनरल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? मिनरल्स कहते हैं। यानी क्या कहते हैं? खनिज कहते हैं। खनिज क्या है? तो वो कार्बोनेट ऑक्साइड के रूप में जो धातु संयुक्त अवस्था में पृथ्वी के भूपर पट्टी या समुद्री जल में पाए जाते हैं, उसी अवस्था को क्या कहा जाता है दोस्तों? खनिज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? खनिज कहा जाता है। अब एक ही धातु के कई खनिज होते हैं। पृथ्वी के भूपर पट्टी पर एक धातु के केवल एक ही खनिज होते हैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जैसे लोहा की बात करिएगा तो लोहा का एक खनिज है Fe2O3 जिसका नाम है हेमाटाइट। लोहा का एक और है लोहा कार्बोनेट FeCO3, इसे कहते हैं मैग्नेटाइट। सॉरी, इसको क्या कहते हैं? अभी कार्बोनेट वाला को क्या कहते हैं जी? अच्छा, इसका ले हाँ,
लोहा का एक और ऑक्साइड अयस्क Fe3O4 जिसको कहते हैं मैग्नेटाइट कहते हैं। हाँ, कार्बोनेट वाला को सीडेराइट कहते हैं। क्या कहते हैं? सीडेराइट कहते हैं। क्या कहते हैं? सीडेराइट। तो धातु जो संयुक्त अवस्था में पृथ्वी के भूपर पट्टी पर या समुद्री जल में मौजूद है उसे क्या कहते हैं? खनिज। ध्यान दीजिए, धातु जो संयुक्त जो मुक्त अवस्था में वो तो है, लेकिन जो संयुक्त अवस्था में जो धातु पृथ्वी के भूपर पट्टी पर ऑक्साइड कार्बोनेट किसी में रूप में मौजूद है उसे हम क्या कहते हैं? अब पृथ्वी के भूपर पट्टी पर एक धातु का कहिएगा एक ही खनिज है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक धातु के कई खनिज है, एक धातु के कई खनिज है। लोहा के हेमाटाइट भी है, लोहा का मैग्नेटाइट भी है, लोहा का सीडेराइट भी है, लोहा का एक पायराइट भी होता है। तो एक ही धातु के कई खनिज मौजूद है। अब एक धातु के कई खनिज मौजूद है तो उन कई खनिजों में हम ये पता लगाते हैं कि किस खनिज में धातु ज्यादा मात्रा में है, किस खनिज में धातु ज्यादा मात्रा में। फिर हम पता लगाते हैं किस खनिज से धातु को निकालना सस्ता है। और तीसरा ये तय करते हैं किस खनिज से धातु को निकालना आसान है। निकालना तो एक धातु के कई खनिज है, एक धातु के कई खनिज होने के कारण हमें कितने निर्णय लेने पड़ते हैं? 3। हमें 3 निर्णय लेना पड़ता है कि भिन्न भिन्न प्रकार के खनिज में वो खनिज कौन है जिसमें धातु ज्यादा मात्रा में है, वो खनिज कौन है जिससे धातु को निकालना आसान है, वो खनिज कौन है जिससे धातु को निकालना सस्ता है। इन 3 गुणों को तय करते हैं। और जिन 3 गुणों में, जिन खनिज में ये तीनों गुण होते हैं उस खनिज को हम क्या कहते हैं? अयस्क कहते हैं, ओएल्स कहते हैं। ऐसे खनिज जिसमें कितने गुण हो उस खनिज को हम क्या कहते हैं? अयस्क कहते हैं। यानी कि अयस्क भी खनिज है, सभी के सभी अयस्क खनिज हैं, लेकिन सभी खनिज अयस्क नहीं है। वही खनिज अयस्क होगा जिसमें कितना गुण होगा? 3 गुण होगा। और वो गुण कौन कौन होगा? क्लियर हो गया? समझे इस बात को? अब ध्यान दीजिए दोस्तों, अब ध्यान दीजिए कि हम आपसे पहले क्वेश्चन रखे थे कि धातु कैसे प्राप्त होते हैं। तो सबसे पहले हम ये उत्तर ये जाने कि धातु प्राप्त होते कहां है। तो आप क्या देखें? पृथ्वी के भूपर पट्टी या दूसरा समुद्र का जल, ये दोनों क्षेत्र हैं जहां वैज्ञानिक का टीम पता लगाती है। इन दोनों जगह पर धातु 2 रूप में है, मुक्त अवस्था में और दूसरा संयुक्त अवस्था में। मुक्त अवस्था में बहुत कम है, कॉपर है, चांदी है, सोना है और प्लेटिनम है, ये सब बहुत कम है। अधिकांश किस रूप में है?
और इस संयुक्त अवस्था में क्या है? धातु के इस संयुक्त अवस्था को क्या कहते हैं? फिर खनिज में क्या तय करना पड़ता है? खनिज में अयस्क होने के लिए कितना गुण होना चाहिए? 3 गुण होना चाहिए। क्लियर हो गया? तो हम खोज कर लाए क्या? हम पूरे पृथ्वी पर समुद्र के जल पर धातु प्राप्त करने के लिए क्या खोज कर लाए हैं? अयस्क खोज कर लाए हैं। समझ रहे हैं ना टर्म? अब अयस्क से धातु प्राप्त करना है। अब अयस्क से क्या प्राप्त करना है? धातु प्राप्त करना है। तो अयस्क से धातु जो हम प्राप्त करेंगे इसके लिए कई प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। डायरेक्ट ऐसा नहीं कि बोरा में अयस्क भर के लाए, मिल में डाले, धातु निकल रहा है, ऐसा नहीं है दोस्त। तो अयस्क से जो धातु की प्राप्ति होगी उसके लिए कई स्टेप से गुजरना पड़ता है। और धातु से और अयस्कों से धातु प्राप्त करने के लिए जितना भी प्रोसेस है उस प्रोसेस को सम्मिलित रूप से मेटलर्जी कहते हैं। क्या कहते हैं? मेटलर्जी कहते हैं, धातुकी कहते हैं। क्या कहते हैं? धातुकी कहते हैं। अयस्कों से धातु प्राप्त करने के लिए कई चरणों से गुजरना पड़ता है और अयस्क से धातु प्राप्त करने के लिए जितने चरणों से गुजरना पड़ता है उसे मेटलर्जी के नाम से जाना जाता है। उसे मेटलर्जी के नाम से जाना जाता है। तो आइए नेक्स्ट क्लास में हम मेटलर्जी के भिन्न भिन्न भागों का जिक्र करेंगे। क्लियर? यहां तक समझ में आ गया? और ध्यान क्या है? ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 29 तक बन जाएगा। क्वेश्चन लगा हुआ है, किधर है क्वेश्चन? कहां तक हो गया था? 13 तक। 13 हो गया था। अब देखिए 14 से बनाइए तो 1 मिनट क्वेश्चन देख लेते हैं। बन रहा देख लेंगे जी। कौन सा द्विधर्मी ऑक्साइड है? तीनों है। तीनों है कि नहीं? तीनों द्विधर्मी ऑक्साइड है, बता चुके हैं। तो 14 नंबर का आंसर डी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। धातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं, गलत है कि नहीं? कुछ धातु के ऑक्साइड अम्लीय एवं भास्मिक दोनों होते हैं, बिल्कुल। इसे एम्फोटेरिक कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? एम्फोटेरिक कहते हैं। क्लियर? निम्नलिखित में कौन एक ऑक्सीजन के प्रति धातुओं की क्रियाशीलता का सही क्रम है? ए नंबर। देखिए सोडियम सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील, सोडियम से कम, मैग्नीशियम से कम, जिंक से कम। रिएक्टिविटी सीरीज का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन किसका है? सोडियम एवं पोटेशियम को किरोसिन के अंदर या निर्वात में ही रखा जाता है। क्यों? वायु में इन्हें खुला छोड़ने पर यह जलने इसलिए लगता है क्योंकि यह ऑक्सीजन से बहुत तेजी के साथ रिएक्शन करते हैं। गर्म जल के टंकी का निर्माण किस धातु का? तांबा। वेरी गुड, तांबा। निम्नलिखित में किस अम्ल के साथ अभिक्रिया होने पर धातु हाइड्रोजन गैस मुक्त नहीं करती है? नाइट्रिक अम्ल। नाइट्रिक अम्ल से केवल मैग्नीशियम और मैग्नीज। सभी अयस्क खनिज होते हैं, बिल्कुल। सभी खनिज अयस्क नहीं होते हैं। सही है, सही है। सभी खनिज अयस्क, वही खनिज अयस्क होते हैं जिसमें कितना गुण हो? 3 गुण हो।
पृथ्वी के परत से प्राप्त अयस्क मिले अवांछनीय पदार्थ को ज्ञान कहते। क्या कहते हैं? ज्ञान कहते। चलिए अब 20 तक रहने दीजिए, आगे बताना पड़ेगा। कितना? 20। अब मेटलर्जी का प्रश्न चालू हो गया है, तो 20 तक क्लियर हो गया है ना? 20 तक का उत्तर अगले क्लास में होंठ पर रहनी चाहिए। चैप्टर नंबर 10 नहीं डाला गया है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले क्लास।